गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लाइव प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब वही है जो कि हम आम बोलचाल में जानते हैं कि वस्तुओं को एक से दूसरी जगह लेके जाना, उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स, उनके केस में भी उनकी बॉडी बड़ी होती है तो एक से दूसरी जगह सब्सटेंसेस को ले जाना एसेंशियल होता है, और उसी का मैकेनिज्म हम इस टॉपिक में पढ़ रहे होते हैं। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है। प्लांट्स में यहाँ हम बात कर रहे हैं हायर प्लांट्स की, यानी कि एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स इनको कहते हैं। अब प्लांट्स, ये वाले जो प्लांट्स होते हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टिश्यू अपना रोल प्ले करता है उसका नाम है कंडक्टिव टिश्यू। कंडक्टिव टिश्यू, और हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि कंडक्टिव टिश्यू जो होता है ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। वो इसीलिए क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के 4 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप्स हैं, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ठीक है, अब ये 2 अलग अलग तरह के कंडक्टिव टिश्यू हैं, दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं। वो इसीलिए क्योंकि जाइलम के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि 4 अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स मिलकर जाइलम बनाते हैं, और फ्लोएम में भी ऐसे ही। और सिंपल टिश्यू कौन से होते हैं जिसमें एक ही तरह का कंपोनेंट यानी एक ही तरह के सेल्स पाए जाते हैं, ये कौन से हुए? कॉम्प्लेक्स। अब जाइलम का जो पहला एलिमेंट है उसका नाम है ट्रैपीड वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ठीक है, ये कंपोनेंट्स हमने 9th क्लास में भी पढ़े थे, ट्रैपीड वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। और फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट हैं, पहले हैं सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ये 4 कंपोनेंट्स हो गए फ्लोएम, सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। अब प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस चीज का होता है? वाटर और मिनरल्स का। और दूसरा ट्रांसपोर्ट किसका होता है? फूड का। वो फूड असल में क्या है? वो स्टार्च है जो कि फोटोसिंथेसिस से बना है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं स्टार्च। ये दो तरह का ट्रांसपोर्ट। तो वाटर प्लस मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? सपोज ये प्लांट है और ये है इसकी रूट्स और ये है इसका शूट। ठीक है, और यहाँ पर है सॉइल और सॉइल के पार्टिकल्स। अब ट्रांसपोर्ट किस तरह से होगा ये देखो। ये जो सॉइल और सॉइल के पार्टिकल्स हैं, यहाँ वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट हैं। अब ये वाटर और मिनरल्स यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन में है एज कंपेयर टू रूट हेयर सेल्स। सपोज ये रूट हेयर सेल्स हैं और इसके कंपैरिजन में वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो सॉइल में ज्यादा है ना। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? सॉइल पार्टिकल से मूव करेगा रूट हेयर सेल्स के अंदर। प्रोसेस क्या होगा? डिफ्यूजन। ठीक है, वाटर डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आ जाएगा। और जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, वो डिफ्यूजन से भी आते हैं और वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी आते हैं। ठीक है, दोनों तरह से आते हैं। यानी वाटर का अपलोडिंग कैसे हुई इसमें रूट हेयर सेल्स में? एक तो वाटर का डिफ्यूजन होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका होता है? मिनरल्स का होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसको कहते हैं जिसमें किसी डिफ्यूजन की जरूरत नहीं होती। अगर मिनरल्स कम कंसेंट्रेशन में है तब भी उनका क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा एनर्जी खर्च करके। डिफ्यूजन के केस में एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं होती, सब्सटेंस अपनी हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है।
अब यहाँ पर वाटर जो है वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ है अपनी ज्यादा से कम कंसेंट्रेशन की तरफ। जब भी वाटर का मूवमेंट एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यानी कि ऑस्मोसिस एक तरह का डिफ्यूजन है। तो मैकेनिज्म क्या हुआ, ऑस्मोसिस। ठीक है, देखो अब ये हुई वाटर की लोडिंग, लेकिन वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है इसमें एक और प्रिंसिपल काम करता है। सपोज यहाँ पर लीक है, यहाँ पर वाटर में अभी एब्जॉर्प्शन हुआ है। लीक के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, जो छोटे छोटे पोर्स हैं जहाँ से वाटर वेपर्स के रूप में बाहर जाता है। अब सपोज करो वाटर अगर यहाँ से लगातार बाहर जाता रहेगा, ठीक है, तो यहाँ वाटर की कमी हो जाएगी। रूट हेयर के सेल्स से लेके ऊपर लीव्स तक लगातार क्या बना हुआ है, ट्रैकिड और वेसल की एक पाइपलाइन लगी हुई। पाइपलाइन कह सकते हैं या चैनल कह सकते हैं। अगर वाटर ऊपर से लगातार खत्म होता रहेगा तो ये जो वाटर यहाँ पर ऊपर हेयर रूट हेयर सेल्स में आया था, ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा। इसको एक एनालॉजी से समझ सकते हैं कि जैसे हम कोल्ड ड्रिंक या कोई और लिक्विड पीते हैं किसी स्ट्रॉ से, तो जैसे ही हम सक्शन प्रेशर लगाते हैं ऊपर से, तो उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से नीचे से क्या बनता है, पॉजिटिव प्रेशर, और उस स्ट्रॉ या ट्यूब में लिक्विड ऊपर मूव करने लगता है। बिल्कुल मैकेनिज्म ये वैसा ही है। तो ये जो वाटर का लॉस हो रहा है ऊपर कौन से प्रोसेस से, ट्रांसपीरेशन से, इसकी वजह से वाटर क्या करने लगता है, ऊपर की तरफ पुल होने लगता है ट्रैकिड और वेसल में। इसीलिए इस मैकेनिज्म को कहते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल। ट्रांसपीरेशनल पुल। तो जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं जिनकी हाइट कई मीटर ऊंची होती है, उनके केस में ट्रांसपीरेशनल पुल ही रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर और मिनरल्स के अपवर्ड मूवमेंट के लिए। रूट हेयर सेल्स में मूवमेंट के लिए डिफ्यूजन जरूर जिम्मेदार है, लेकिन ऊपर लंबी हाइट तक जाने के लिए ट्रांसपीरेशनल पुल ही इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसपीरेशनल पुल तब बनता है जबकि वाटर का जो ये कॉलम है, जो ट्रैकिड और वेसल नाम के जो ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अंदर वो कॉन्स्टेंटली बना हुआ है ना। ये एक तरह की क्या है, स्ट्रॉ है, जिसका अभी हमने एग्जांपल दिया। अब जाइलम के जो दूसरे कंपोनेंट है, जैसे जाइलम पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये क्या करेंगे, ये सन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेंगे, ये इनका फंक्शन है। और जाइलम फाइबर्स का क्या फंक्शन है, ये प्रोटेक्टिव इन नेचर है, ये इन सब टिश्यूज को प्रोटेक्ट और कवर करने का काम करते हैं। इसके बाद आते हैं हम फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। अब देखो फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए ये चाहिए कि उसमें कौन सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू स्टार्च का मूवमेंट होता है। वाटर का मूवमेंट जो होता है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर नहीं होता, वो सिर्फ नीचे से ऊपर ही होगा, क्योंकि रूट्स जो है वो नीचे प्रेजेंट है, नीचे वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट है। तो जाइलम का ट्रांसपोर्ट हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ यानी यूनिडायरेक्शनल होता है, जबकि स्टार्च यानी फूड का जो मूवमेंट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ हो सकता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने वाली लीफ की पोजीशन और खाने की आवश्यकता कहाँ है, वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे भी हो सकते हैं। तो पहले तो ये देखो कि फ्लोएम के केस में ट्रांसपोर्ट जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है सीव ट्यूब सेल्स। इसके नाम से पता लग रहा है कि ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं ये एक दूसरे से एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं इस तरह से, जैसे एक सीव ट्यूब सेल ये रहा, अगला सीव ट्यूब सेल ये रहा और अगला सीव ट्यूब सेल ये रहा, ये एक दूसरे से एंड टू एंड कनेक्टेड है। और इनके नाम में सीव भी लगा हुआ है, सीव का मतलब होता है छलनी। तो ये जो इनके कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं ये छलनी की तरह काम करते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ पोर्स होते हैं, इनको सीव कहा जाता है, ठीक है।
ये हो गई छलनी। इसमें क्या मूव कर रहा है? इसमें स्टार्च मूव कर रहा है, इसके पाइप के अंदर मूव करेगा स्टार्च। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस सील ट्यूब सेल के पास ही प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिड या वेसल, जो कि किसको कैरी कर रहे होते हैं? वाटर को कैरी कर रहे होते हैं। वाटर को कैरी करने वाले सील ट्यूब वेसल्स या ट्रैकिड। ठीक है, अब इसके पास ही प्रेजेंट होते हैं दूसरे सेल्स, जिनको कहते हैं कॉम्पेनियन सेल्स। कॉम्पेनियन सेल्स। साथ में एक और सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स जाइलम पैरेन्काइमा भी हो सकते हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी हो सकते हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स का फंक्शन फोटोसिंथेसिस करना और स्टार्च बनाना होता है। अब देखो हर एक सेल का अपना एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। कॉम्पेनियन सेल्स क्या करते हैं? इस ट्रैकिड या वेसल के अंदर जो वाटर फ्लो हो रहा है, उस वाटर करंट को यूज करके पैरेन्काइमा सेल्स के द्वारा बनाए गए स्टार्च को लोड करते हैं सील ट्यूब सेल्स में। ठीक है, इसका सीक्वेंस एक बार देख लो। कॉम्पेनियन सेल्स पुश स्टार्च प्रोड्यूस्ड by parenchyma cells by water current in tracheids, vessels। ठीक है, कंपेनियन सेल्स ने स्टार्च को पुश किया, जिस स्टार्च को पैरेन्काइमा ने बनाया था। इस तरह से वाटर करंट के थ्रू जो ट्रैकिड या वेसल में फ्लो हो रहा था, कहाँ? टू सील ट्यूब सेल्स। ठीक है, तो सील ट्यूब सेल के अंदर लोडिंग हो गई किसकी? स्टार्च की। अब इस प्रोसेस को लोडिंग कहते हैं। ये कहाँ होती है लोडिंग? जहाँ स्टार्च बनता है, यानी कि लीव्स में या फोटोसिंथेटिक पार्ट्स या ग्रीन पार्ट्स में, और जहाँ पर फूड की आवश्यकता होती है वहाँ इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, वहाँ पर अनलोडिंग होती है ना। सेम वाटर वाले मैकेनिज्म को यूज करते हैं, उस प्रोसेस को अनलोडिंग करते हैं। तो लोडिंग और अनलोडिंग में क्या ध्यान रखना है कि सोर्स क्या है और सीक क्या है। सोर्स वो जगह होती है, यानी स्रोत वो जगह होती है जहाँ पर स्टार्च बनता है, और सिंक वो जगह होती है जहाँ पर वो जाकर डिपॉजिट होती है। जैसे फैक्ट्री में सामान बनता है और उसकी जो पूर्ति होती है, यानी कि उसकी जो आवश्यकता होती है, वो कहाँ पर होती है? मार्केट में होती है। तो इस तरह से मूवमेंट किसकी होती है? स्टार्च की। अब ट्रांसपोर्टेशन में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि हम जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर मूवमेंट किसका होता है? वाटर वेपर का मूवमेंट भी होता है हाइड्रोथोड से। वाटर वेपर्स का मूवमेंट कैसे होगा? स्टोमेटा से। ठीक है, और इसके अलावा वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में रिलीज होता है हाइड्रोथोड से। ठीक है, तो ये थे हमारे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट और जाइलम ट्रांसपोर्ट। इसके और देखो, तुम लोगों ने छोटी क्लास में ये पढ़ा होगा कि जाइलम और फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट में एक डिफरेंस तो ये होता है कि उसमें यूनिडायरेक्शनल है जाइलम के केस में, फ्लोएम के केस में बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स दोनों में अलग अलग कौन से हैं, उस बेस पे डिफरेंस है। एक में स्टार्च का ट्रांसपोर्ट है, एक में वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट है। तो इस तरह से हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। थैंक यू।